चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सम्मान एवं पुरस्कार, यानी सम्मान एवं पुरस्कार से संबंधित सवाल करेंगे। 26 नंबर चैप्टर है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। सवाल है कि गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर, ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ए आंसर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है, तो ये मिला है उदय प्रकाश को। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका, उदय प्रकाश को। अगला सवाल है कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर, हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी के ये पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है ये वर्ष 1991 से हुई और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, कविवचन सुधा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कविवचन सुधा। अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, अरुण कमल साहित्य अकादमी जो है नए इलाके में इसके लिए मिला है, तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अरुण कमल को वर्ष 1998 में उनकी कविता संग्रह नए इलाके में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी 4 जिनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो सबूत, पुतली में संसार, अपनी केवल धार, ये सब जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला आपके सामने सवाल पूछा जा रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, हिम तरंगिणी के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिम तरंगिणी के लिए। देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले कवि भी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कीर्ति चिदम्बरा के लिए मिला। बी उत्तर राइट हो जाएगा, चिदम्बरा के लिए। वर्ष 1968 में उनकी कीर्ति के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस कवि के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस कीर्ति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए किस कीर्ति या फिर कहा जाए किस रचना के लिए, तो इन्हीं हथियारों से ये जो है आपका ये कीर्ति, इसके लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं। देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे मिला था और दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप इस सवाल का आंसर बताइए। लिखा गया है हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, तो वो हो जाएंगे बी आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो हैं ये है रामधारी सिंह दिनकर। पहला जो है ये किन्हें दिया गया था ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद बताइएगा। अगला है कि मैथिली शरण गुप्त को किस कीर्ति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है इनको साकेत के लिए। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, साकेत के लिए। देखिए समझिएगा, मैथिली शरण गुप्त को साकेत नामक महाकाव्य की रचना के लिए 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथवध, द्वापर, झंकार, जय भारत, ये सब जो है प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की ही हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कृष्णा सोबती। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, कृष्णा सोबती।
हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस साहित्यकार को मिला था? देखिए, हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये सबसे पहले वर्ष 1955 में मिला था हिम तरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। अज्ञेय कीर्ति आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ या फिर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अज्ञेय द्वारा जो रचित है आंगन के पार द्वार, इसके लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला था इनको साहित्य अकादमी। राइट उत्तर हो जाएगा बी उत्तर आपका, साहित्य अकादमी। और ये कब मिला था? तो वर्ष 1964 में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि किस कीर्ति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कीर्ति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाई घर के लिए। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, ढाई घर। अगला सवाल है कि भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? भारत भारती पुरस्कार 2014 जो है ये मिला था काशीनाथ सिंह को। तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, काशीनाथ सिंह को। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? अब ये मत समझिएगा कि ये 2014 का करंट है, नहीं। ये सवाल जो है आपका ये पूछा जाता है, ठीक है, 2021 में पूछा गया था, तो 7 साल बाद थोड़ी पूछा जाएगा करंट। 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे मिला? तो ये मिला था रमेश चंद्र शाह को। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, रमेश चंद्र शाह को। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, 2005 में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उर्वशी कीर्ति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? उर्वशी के लिए दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। डी आंसर राइट हो जाएगा, वर्ष 1972 में इसको ये पुरस्कार मिला था। तो इनको नोट रखिएगा। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। लीलाधर जगूड़ी को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? लीलाधर जगूड़ी को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये मिला था इनको अनुभव के आकाश में चांद के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुभव के आकाश में चांद के लिए। अगला है कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अकाल में सारस के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकाल में सारस के लिए। कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये मिला था जो व्यास सम्मान है किसको मिला? राइट उत्तर हो जाएगा चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, चंद्रकांता। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला है कि अमृतलाल नागर को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृतलाल नागर को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत और विष के लिए। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, अमृत और विष के लिए। हिंदी साहित्य के लिए किसे पहला व्यास सम्मान मिला? तो ये मिला था ए आंसर, रामविलास शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा को। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कीर्ति पर दिया गया और कब? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, जिंदगी नामा के लिए दिया गया था वर्ष 1979 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था?
अब देखिए, अगर ये कहा जाता कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसको मिला था, तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। लेकिन पूछा जा रहा है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया, तो इसमें हिंदी नहीं लिखा गया है। तो ये मिला था सबसे पहले जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जी शंकर कुरूप को। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, आत्मजयी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आत्मजयी को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो सबसे पहले जो है जी शंकर कुरूप को मिला था, और ये मिला था मलयालम के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, मलयालम के लिए। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, ब्योमकेश दरवेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्योमकेश दरवेश। अगला है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, रामविलास शर्मा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रामविलास शर्मा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर डी छीलते हुए अपने को, नंद किशोर नवल। ये जो है आपका, ये राइट उत्तर हो जाएगा। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कोहरे में कैद रंग के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? 42 नंबर है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी संस्था से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1961 में हुई है, और प्रथम पुरस्कार वर्ष 1961 के सी के नागराज राव को दिया गया। वर्ष 2021 में विश्वनाथ तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये पुरस्कार उनकी कीर्ति अस्तो व भवति के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, किस कीर्ति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कीर्ति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, क्याप के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्याप के लिए। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि अज्ञेयकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अज्ञेय के द्वारा रचित कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम अज्ञेय है, को वर्ष 1978 में उनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अज्ञेय जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, तार सप्तक, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। ये सभी रचनाएं जो हैं ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला गिरमिटिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला गिरमिटिया के लिए। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी को। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट है आपके सामने, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? तो पहला भारत भारती सम्मान जो है ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को। माफ़ कीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन को पहला भारत भारती नहीं सरस्वती सम्मान मिला था, तो ये गलत है। महादेवी वर्मा को पहला भारत भारती मिला था, पता नहीं कहाँ दिमाग था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है। जो हरिवंश राय बच्चन ने सरस्वती सम्मान मिला था, तो ये गाइस मैंने गलती कर दिया, माफ़ कीजिएगा।
देखिए, पहला भारतीय सम्मान जो है छायावादी युग की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 में प्रदान किया गया था और ये सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कीर्ति के लिए लीलाधर जगूड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कीर्ति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो फिर भी कुछ रह जाएगा, ये काव्य कीर्ति जो है ये है ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से नवाजा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। अगला सवाल आपके सामने कि अमृत और विश्व कीर्ति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर को। देखिए, अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। अगला सवाल आपके सामने, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कैलाश वाजपेयी को उनकी रचना हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, कैलाश वाजपेयी को सन 2009 में उनके द्वारा रचित काव्य रचना हवा में हस्ताक्षर लिखने पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, अलमा कबूतरी को व्यास सम्मान नहीं मिला है, जबकि कठगुलाब, पहला गिरमिटिया, आलोचना का पक्ष, इसके लिए व्यास सम्मान भी मिल चुका है। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कठगुलाब के लिए मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान 2004 में मिला, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह को मिला 2001 में, और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान सन 2000 में मिला। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान जो है किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, साहित्य अकादमी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा। इस जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस कीर्ति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसके लिए मिला था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौवे और काला पानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौवे और काला पानी के लिए वर्ष 1985 में। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2005 में मिला था। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, सन 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है कि सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने वाले वो थे सुमित्रा नंदन पंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि सबसे पहले हिंदी में पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले थे। नेक्स्ट है कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, 5 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, 1970 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1970। देखिए, रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें यह पुरस्कार निराला की साहित्य साधना नाम रचना के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? 2 चट्टानें, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला?
देखिए वर्ष 1955 में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये वर्ष 1996 में मिला था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1996 में मुझे चांद चाहिए इसके लिए उपन्यास के लिए दिया गया था। अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, दो पंक्तियों के बीच के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दो पंक्तियों के बीच इस रचना पर प्राप्त हुआ है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इनमें से किसे साहित्य अकादमी नहीं दिया गया है, तो सी आंसर मन्नू भंडारी को नहीं दिया गया। बाकी जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नगर इन तीनों को दिया गया है। अगला सवाल है कि लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। लोग भूल गए हैं इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि जो हैं ये कौन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हैं वो हैं रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल किशोर गोयनका को। नेक्स्ट है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका वी आंसर, तीसरा रूह के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा रूह के लिए। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने वाली हैं वो है नासिरा शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, नासिरा शर्मा को कागज की नाव पर रचना के लिए दिया गया था। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ष 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। वी उत्तर आपका राइट हो जाएगा 1962 में। अगला सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, यामा पर 1982 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मिला है। ऑप्शन नंबर डी, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर। और कब मिला है तो 1978 में, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी की कीर्ति है। कहने का मतलब है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी कीर्ति है जो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका चिदम्बरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर 10। ये प्रश्नकाल 2016 तक के अनुसार बता रहा है। 2017 में ये कृष्णा सोबती को भी प्रदान किया गया। हिंदी का 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा है और बाकी मेरे भाई और भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, कमलेश्वर। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, परख। जैनेन्द्र कुमार की जो परख रचना है इसको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल आपके सामने, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये दिया गया था आपका डी आंसर, पारिजात के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह कौन सी भाषा में रचित है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, मैथिली भाषा में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली भाषा में रचित है। अगला है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है कि आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया था आपका सी आंसर हो जाएगा, रामदरस मिश्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर ब्याज सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर ब्याज सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, विश्रामपुर का संत। इसके लिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए वर्ष 1999 में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर के संत के लिए ब्याज सम्मान जो है ये दिया गया। श्रीलाल शुक्ल की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर महान, पहला पड़ाव, अंगद का पाँव, बब्बर सिंह और उसके साथी। ये सभी रचनाएं जो हैं ये हैं श्रीलाल शुक्ल की। अज्ञे जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। देखिए इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष 1954 से हुई, लेकिन ये दिया जाना स्टार्ट हुआ था वर्ष 1955 से। ठीक है, तो शुरुआत हमसे ही पूछा जा रहा है तो ये 1954 से ही हुआ था। ए आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1954। अगला सवाल है कि हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, डॉक्टर रामविलास वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, साहित्य अकादमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, साहित्य अकादमी। अगला देख लीजिए, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, सुमित्रा नंदन पंत को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत को। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार यमटी वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, मलयालम के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलयालम के लिए। अगला है कि सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका, मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मैत्रेयी पुष्पा। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो सलाका सम्मान पुरस्कार जो है ये दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, बुनी हुई रस्सी। ये नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला आपके सामने कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? तो कल सुनना मुझे जो है ये कीर्ति है धूमिल की। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए सुदामा पांडे, इनको धूमिल भी कहा जाता है, तो सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है। इस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1979 में मिला था इन्हें। नेक्स्ट है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला था महादेवी वर्मा को। बी उत्तर आपका हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। अगला सवाल है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपको बी आंसर, सरस्वती सम्मान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो ये हो जाएगा बी आंसर, प्रेमचंद, कलम का सिपाही। इसके लिए बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1955। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, 1955 से। अगला सवाल आपके सामने, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट है आपके सामने कि कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन के 1978 में। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। डी उत्तर राइट हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। महादीप वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो नीरजा के लिए इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्सेरिया पुरस्कार। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो आलोक पर्व जो है किसकी रचना है। 1973 में इसे साहित्य अकादमी भी मिल चुका है और ये है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपके सामने व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर नरेंद्र कोहली की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो ये मिला था सी आंसर कलिकथा बाईपास के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकथा वाया बाईपास के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कब से आयोजित किया गया और कहाँ पर आयोजित किया गया। तो पहला जो है आपका ये 1975 में आयोजित किया गया था और नागपुर में। तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा 1975 में नागपुर में। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर विनायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो जैनेन्द्र कुमार है ने मुक्तिबोध के लिए कौन सा पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला आपके सामने है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर इंदिरा डोंगी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर इंदिरा डोंगी। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी जहां जंगल शुरू होता है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। तो ये दिया गया था बी आंसर रमेश कुंतल मेघ को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा डी आंसर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी की सलाहकार सम्मान कब दिए गए। तो त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान पुरस्कार जो है ये कब दिया गया था। तो ये दिया गया था वर्ष 1989 से 90 के बीच। बी आंसर राइट हो जाएगा। 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये दिया गया था अमृत और विष के लिए। सी आंसर ए आंसर राइट हो जाएगा आपका अमृत और विष के लिए। तो ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा बी आंसर भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आंध्र प्रदेश से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से। संपादक जयशंकर बाबू थे। किस कीर्ति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अनामिका को साहित्य अकादमी जो है ये टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए मिला है। बी आंसर राइट हो जाएगा। 2020 में दिया गया था। अगला है कि भारतीय भाषा परिषद का पत्रिका का नाम क्या है। देखिए 2020 के लिए ये दिया गया लेकिन दिया गया था 2021 में। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। तो भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम जो है ये है वागर्थ। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका वागर्थ। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रचना की विधा है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर उपन्यास की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपन्यास की है। तो टोटल यहाँ पर आपके 120 सवाल दिए गए थे पुरस्कार से संबंधित। अब हम शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 27 और वो है अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो अगर आप कहो तो मैं इसको स्किप कर दूं क्योंकि इसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गाइस ये काफ़ी इजी चैप्टर होता है, इसको हर कोई कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि बस करना क्या है
कि आपको एक अनुच्छेद ये पढ़ना है और उस अनुच्छेद से संबंधित सवाल जो पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। तो मैं एक दो अनुच्छेद करवा दे रहा हूँ, बाकी मैं पूरा नहीं करवाने वाला हूँ। गद्यांश से संबंधित देख लीजिए, पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहले अनुच्छेद पढ़ना है, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर ना भटकाएं और ना ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी मन को भरपूर नींद की भी अत्यंत जरूरत होती है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। अब इसे से संबंधित सवाल आपके सामने है। सवाल क्या पूछा गया कि प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटक नहीं और मन डरने से या भरपूर तैयारी ना करने से क्या होगा। भाई अगर इधर उधर मन भटकाओगे, भरपूर तैयारी नहीं करोगे, मन ही मन डरोगे तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। तो परीक्षा में असफल होंगे, बात खत्म। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो इतना इजी सवाल है, इसीलिए कह रहा हूँ स्किप कर दूँ। सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर आपका। अगला देख लीजिए, सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थी को क्या लाभ मिलता है? तो क्या लाभ मिलता है भाई? ऑप्शन नंबर सी, मन को शांति मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बस खत्म। फिर पांचवा देख लीजिए, अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब दीजिए। फिर से वही अनुच्छेद है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित 5 सवाल दिए गए हैं। तो ये मैं PDF आपको दे दूंगा अलग से, इसकी अलग मैं PDF दूंगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो PDF दूंगा वो मैं आपको अलग से दूंगा, बाकी मैं PDF आपको एक साथ दे दूंगा। लेकिन ये जो गद्यांश वाली PDF है ये मैं आपको अलग दूंगा। इसको ज्वाइन करने के लिए या फिर इस PDF को लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। जो टेलीग्राम चैनल का नेम है एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहीं पे आपको ये PDF मिल जाएगी, वहीं से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। अगर आपको ये अपना चैनल नहीं मिल रहा है टेलीग्राम का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पर आपको मैं इसकी PDF दे दूँगा। उससे आप एक बार गद्यांश को पूरा अच्छे से लगा लीजिएगा। पहले आप एक एक आंसर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर के, तो वो मैंने स्किप कर दिया, गद्यांश और पद्यांश आपठित जो था वो आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28 की तरफ, और ये चैप्टर जो है वो हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियाँ। तो हिंदी भाषा एवं बोली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, सवाल कह क्या रहा है उसको समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी इसमें नहीं है, बल्कि मणिपुरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली ये सभी भाषाएं हैं। तो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ये टोटल 22 भाषाएं हो गई। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 348 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में क्या निर्देशित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा ये हो जाएगी बंगला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगला भाषा है। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मिजो भाषा नहीं है बल्कि तीनों हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन कौन सी भाषा शामिल है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए। अगला देख लीजिए कि इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, कौरवी। देखिए कौरवी बोली आकार बहुला है। कौरवी बोली या खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद,
नोएडा तथा बुलंदशहर आदि जनपदों में बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो देखिए इसमें कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये तीन के तीनों जो हैं ये पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां हैं। डी उत्तर राइट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां हैं ये। पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये केवल तीन बोली है पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी है, बाकी पश्चिमी है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर, राजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला है कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, देखिए राजस्थान, फिर गुजराती। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, राजस्थान और फिर गुजराती। अगला सवाल आपके सामने कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर 8। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8 स्वर। कौन कौन से? तो छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए और ओ, ये हैं अपभ्रंश के 8 स्वर। और बाकी अपभ्रंश में व्यंजन होते हैं। तो अपभ्रंश में व्यंजनों की संख्या 30 है और स्वरों की संख्या 8 है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा भाग 17 में। सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। देख लीजिए मागधी, सौरसेनी और अर्धमागधी और ब्राचंड के बारे में देख लीजिए। मागधी से, तो मागधी से संबंधित है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये मागधी से संबंधित है। और बाकी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए जो पॉइंट्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौरसेनी में देख लीजिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी में आपकी हो जाएगी बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। और ब्राचंड में आपका हो जाएगा सिंधी। 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व हिंदी दिवस। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, मगही ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, भोजपुरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है, बल्कि नेपाली, उर्दू, तमिल ये सभी शामिल हैं। अगला सवाल आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 351 में। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है आपका एक अक्षरात्मक लिपि है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, अक्षरात्मक लिपि है। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है ये गुजरात में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, गुजरात में। अगला है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। अगला है कि किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? तो भारत को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता जो है ये 14 सितंबर 1949 को मिली थी। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, अनुच्छेद 351 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 351 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर है, अनुच्छेद 351 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर अनुच्छेद 348 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो निर्णय जो है हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय ये 14 सितंबर 1949 को ही लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हमसे पूछा गया 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी दिवस। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदी दिवस। अगला आपके सामने, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर सुनीत कुमार चैटर्जी ने। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा सुनीत कुमार चैटर्जी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ए आंसर राइट हो जाएगा वर्ष 1967 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 में। देखिए मानकीकरण जो है यह मानक देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इन तीनों पुस्तकों के समन्वित रूप को संशोधन और परिवर्तन के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 1983 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये हो जाएगी बी आंसर पाली भाषा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये थे बीजी खेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी नहीं आती, तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो अर्धमागधी और अपभ्रंश से विकसित जो बोली है ये हो जाएगी डी आंसर बघेली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ बोली नहीं है, फिर पहाड़ी बोली नहीं है? तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर मालवी नहीं है। बाकी जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी ये सभी जो है पहाड़ी बोलियां हैं। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर पैसाची से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर पैसाची से। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर छत्तीसगढ़ी भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर भारत के राष्ट्रपति आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल 38 सवाल दिए गए थे आपकी बोली और भाषा से संबंधित। हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 29 जो कि विविध का मिसलेनियस का है और इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो अब चलिए जो चैप्टर नंबर 29 है विविध, इसको शुरू करते हैं और इसमें पढ़ेंगे जो भी सवाल हैं उनको पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि क्या बताइए दूं, दिक्कत तो नहीं है कहीं? सही है। बताना ये है मेरे भाई कि इसमें जो भी सवाल मैं करूँगा ना वो इम्पोर्टेंट ही सवाल है। ऐसे शुरुआत से ही कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, और थोड़ा सा गला बैठ गया है भाई। अब ये लास्ट चैप्टर है, किसी तरीके से इसको भी घसीट लेते हैं, फिर पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छा सा टाइटल मिल जाएगा कि हाँ पूरी बुक ख़त्म, है ना? टाइटल तो मिल ही जाएगा, पूरी बुक ख़त्म। एक अच्छा टाइटल है, सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, पूरी बुक ख़त्म। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर लड़का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर लड़का। देखिए समझिए थोड़ा सा, किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होते हैं। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, यानी कि जो बदल जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जो ना बदले उन्हें अविकारी कहते हैं। बात खत्म। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? चूंकि इसलिए कहते हैं ना,
ये काम मैंने इसलिए किया, तो ये काम चूंकि इसलिए तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका। मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? मिर्ज़ा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर बहादुर शाह जफर। ए आंसर राइट हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? यानी भारत रत्न से सम्मानित विभूषित कवि इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं है। डी आंसर राइट होगा। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कहने का मतलब है इसमें जो लिखा गया है रोमांटिसिज्म, इसके लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? इसका मतलब है स्वच्छंदतावाद। सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, स्वच्छंदतावाद। अगला देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अंग्रेजी के जो रोमांटिसिज्म शब्द है इसमें हिंदी का मतलब है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद में आत्मानुभूति, कल्पना, प्रकृति चित्रण तथा उदात्त मानवतावादी दृष्टि की प्रमुखता है और परंपराओं रूढ़ियों का विरोध भी इसमें परिलक्षित होता है। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का उद्भव 1798 में लिरिकल बैलाडर्स यानी कि वर्ड्सवर्थ के प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी साहित्य में इसका सूत्रपात श्रीधर पाठक से माना जाता है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष से संपन्न हुआ? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये वर्ष 1993 में संपन्न हुआ था। ए आंसर राइट हो जाएगा 1993 में। यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन दिए गए हैं, एक बार देख लीजिए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था भारत के नागपुर में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ था 1976 में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में हुआ था नई दिल्ली भारत में। चौथा हुआ था 1993 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। पांचवा हुआ था 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन यानी त्रिनाद एवं टोबैगो में। अगला है कि विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? विखंडनवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया? तो ये दिया गया था डी आंसर देरिदा द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देरिदा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? तो ये किया गया था लेखक की मृत्यु की घोषणा जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोला बार्थ द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोला बार्थ द्वारा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो है ये बना था 1961 में। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा 1961 में। देखिए भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 को प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर डी.एस. कोठरी की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की ताकि शब्दावली निर्माण का कार्य सही एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किया जा सके। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अगला है कि नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। डी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। गारो जो है किस राज्य में बोली जाती है? गारो किस राज्य में बोली जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर दिल्ली में 1983 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर केंद्रीय हिंदी समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय हिंदी समिति। नेक्स्ट है आपके सामने कि गारो किस राज्य में बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बोडो, डोगरी, संथाली, नेपाली ये सभी हैं। सिंघली कोई भाषा नहीं है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा आपका। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर रविदास ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था सी आंसर, पोर्ट लुई मॉरिशस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका ये किस वर्ष हुआ था ये बताना। तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये वर्ष 1996 में हुआ था। डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये हो जाएगा डी आंसर, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? सी आंसर, शिक्षा मंत्रालय के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 1975 में हुआ था। सी आंसर राइट हो जाएगा, 1975 में। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 के बीच आयोजित किया गया था और आयोजन के अध्यक्ष तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी.डी. जत्ती थे। सम्मेलन जो है 30 देशों में से कुल 122 प्रतिनिधियों ने किया था। लेकिन ये कह क्या रहा है? अच्छा, वही कहना है भाई, ये गलती कहाँ से हो रही है? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, वही कहना है कि 1975 कहाँ से आंसर है? तो बिल्कुल सी आंसर राइट होगा। पहला पूछ रहा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो ये पत्रिका हो जाएगी भाषा। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका, भाषा पत्रिका। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला सवाल आपके सामने है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष से संपन्न हुआ था? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1999 में हुआ था। ए आंसर राइट हो जाएगा, 1999 में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में, सन 2007 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इन सभी जगह बोली जाती है भोजपुरी। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, भोजपुरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? स्पेशल यही पूछ रहा है, हिंदी दिवस। तो अगर हिंदी दिवस केवल कहता है तो 14 सितंबर। आगे अगर विश्व लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा 10 जनवरी। अगला आपके सामने कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? विश्व हिंदी सचिवालय जो है आपका ये मॉरिशस में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं? तो अनुच्छेद नंबर 351 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 351 में। अगला सवाल आपके सामने कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका ये हुआ था नागपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। 11वां हिंदी सम्मेलन जो है यह 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ था। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो ये दिया गया था ए आंसर, श्याम सुंदर दास के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, स्पिनगार्ड ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर, स्पिनगार्ड ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ये कहा जाता है सी आंसर, अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, पोर्ट लुई मॉरिशस में। अगला सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इजी सवाल है, 10 जनवरी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, 10 जनवरी। अगला सवाल है आपके सामने, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो जो सी उत्तर आपका है मीजो, ये नहीं है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बार बार वही सवाल क्यों आ रहा है यार? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, पोर्ट लुई मॉरिशस में। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, साहित्य अकादमी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकारी कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है?
सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, राजभाषा विभाग के अंतर्गत। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वी आंसर, नई दिल्ली में। वी आंसर राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। देखिए समझिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है ये चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में भी है। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर ए, भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, पटना से। बिहार की राजधानी पटना से संबंधित है। असम की राजभाषा कौन सी है। असम की राजभाषा जो है ये हो जाएगी असमिया। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असमिया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका ये कहाँ संपन्न हुआ था। प्रश्न का सही उत्तर होगा लंदन, ब्रिटेन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लंदन, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है आपके सामने, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा कोलकाता में। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, न्यू दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 21 फरवरी को। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, भारत के प्रधानमंत्री। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, राजभाषा विभाग के अंतर्गत। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, केंद्रीय हिंदी समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी समिति। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है। प्रश्न का सही उत्तर होगा राजभाषा विभाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो तीसरा हुआ था 83 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, 83 में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन तो पहला 1975 में, दूसरा 1976 में। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। देखिए अगला है आपके सामने, बड़ा लंबा चौड़ा अक्षर है, लिखा गया है नाकांताम अपिनी अभूरसम विभाति अवनिता अमुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है। तो ये जो है ये है भामह का। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भामह का है। कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, नैतिकता की स्थापना। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, मूल्यवादी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, मूल्यवादी। पांचवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आंसर, पोएट ऑफ स्पेन। बी आंसर राइट हो जाएगा, पोएट ऑफ स्पेन में। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो काफ़ी इजी सवाल है। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, पोर्ट लुई मॉरिशस में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है।
सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? तो बोडो डोगरी संथाली ये शामिल किया गया था, तमिल जो है नहीं है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका तमिल इसमें नहीं है। अगला आपके सामने साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर 12 मार्च 1954 को। स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई, शुरुआत 1955 से हुई। अगला आपके सामने विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी सवाल था, 10 जनवरी बार बार पूछा जा रहा है वही। अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर तुलु भाषा। ये नहीं है बल्कि तेलुगु, उड़िया, हिंदी ये तो है ही। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजरात की राजभाषा जो है ये हो जाएगी गुजराती। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुजराती। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर पारामारिबो सूरीनाम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा जो है राजस्थानी हो जाएगी। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। ओ राजभाषा पूछ रहा है, क्या बताएं बोले भाई, राजभाषा तो हिंदी ही होगी, डी आंसर राइट होगा। ठीक है, राजस्थानी तो यहाँ पे बोलियाँ हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट है आपके सामने कि गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की जो है कोंकणी हो जाएगी, डी आंसर राइट हो जाएगा कोंकणी। अगला है कि तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो तुलु जो है कर्नाटक में बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कर्नाटक में। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर निष्णात शामिल नहीं है, बल्कि प्रवीण, पारंगत, प्रबोध ये सभी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर आगरा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आगरा में। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हुआ था, द बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संत भींगा की भाषा क्या थी? संत सींगा की भाषा क्या थी? सींगा। संत सींगा की भाषा क्या थी ये आपको बताना है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर निमाड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो राइट उत्तर हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट लुई मॉरिशस में। एक बार देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, पूरा एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कहाँ पर, कब और कौन सा आयोजित किया गया था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इसका एक चार्ट जो है ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा विभाग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? भोजपुरी आपका नहीं है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा भोजपुरी। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर ग्रियर्सन ने। बिहारी का नामकरण जो है ग्रियर्सन ने किया है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा आपका। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो है आपका ये कहाँ स्थित है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर पटना में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो 15 वर्षों तक। बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका 15 वर्षों तक। अगला कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लंदन, ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित राज्य था आंध्र प्रदेश। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा असम की। असम की राजभाषा हिंदी ना होकर के असमिया है। हिंदी राजभाषा वाले जो राज्य हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी?
सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है यह हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत जो है यह है शैव। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, शैव। अगला है आपके सामने, एक बार आप देख लीजिए जो आचार्य हैं उनके दार्शनिक मत। अगला है कि काव्य रीत के कितने भेद हैं? काव्य रीत के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। उपमा अलंकार के सबसे अधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म जो है ये अल्जीरिया में हुआ था। ए आंसर राइट हो जाएगा, अल्जीरिया में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 11वां जो है ये 2018 में हुआ। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका 2018 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी कि कहा जाए योग्यता क्रम के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, योग्यता क्रम। ऑर्डर ऑफ अगर प्योरिटी दिया जाए तो प्राथमिकता क्रम, ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी दिया जाए तो ये वरिष्ठता क्रम हो जाएगा। अगला सवाल है कि रिकॉग्निशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? रिकॉग्निशन का हिंदी पर्याय जो है ये मांग हो जाएगा। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि एम्प्लॉई इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या है? एम्प्लॉई इवोल्यूशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 कर्मचारी मूल्यांकन। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, प्रशासनिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, लोकहित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकहित। अगला है कि मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, व्यापक उपभोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापक उपभोग। मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंचार, और मास इम्यूनाइजेशन मतलब व्यापक प्रतिरक्षण। अगला कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय जो ये हो जाएगा जनशक्ति आवश्यकता। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, जनशक्ति आवश्यकता। अगला आपके सामने कि इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय हो जाएगा समावेशी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला कि अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो ये हो जाएगा संशोधन। बी आंसर आपका हो जाएगा, संशोधन। अगला कि एमलगेमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका मतलब है कि समामेलन। राइट उत्तर हो जाएगा, समामेलन। अगला है कि आपके सामने कि डिजिग्नेशन या फिर कहा जाए डिजाइनेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, पदनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पदनाम। अगला है आपके सामने कि एडजर्नमेंट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, स्थगन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्थगन। नेक्स्ट देख लीजिए आपके सामने, इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फंसाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फंसाना। अगला है आपके सामने कि कमीशनिंग हिंदी का पर्याय कौन सा है? कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, चालू करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चालू करना। अगला है कि रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? रिजोल्यूशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्प। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संकल्प। अगला है कि फेयरवेल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, विदाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विदाई। सर्क्यूलर का हिंदी पर्याय क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, परिपत्र। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, परिपत्र। हिंदी पर्याय के 2-3 सवाल छोड़ दिए हैं। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो उसे लक्षणा कहा जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा, लक्षणा कहा जाता है। अगला आपके सामने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो हुई ये वर्ष 1960 में हुई थी। डी आंसर राइट होगा। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है। तो माँ की बहन को मौसी कहते हैं,
बी उत्तर राइट हो जाएगा मौसी। माँ की देवरानी को चाची और माँ की सास को दादी और माँ की माँ को नानी। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ए आंसर, शासकीय अधिकारियों के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग घास खा रहा था, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, मृग शावक घास खा रहा था। तो मृग के बच्चे को शावक कहा जाता है, तो मृग शावक जो है घास खा रहा था। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो है ये हुई है ऑप्शन नंबर बी, त्रिलिंग शब्द से। किससे? त्रिलिंग शब्द से। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। इनमें से यौगिक शब्द आपका हो जाएगा डी आंसर, परमौषधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमौषधि। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए रात, अब रात का आप खंड करके इनका कोई एक सार्थक शब्द नहीं बना सकते हैं। योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना एक सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीताम्बर, तो पीत अलग हो गया, अंबर अलग हो गया। पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र, तो जो पीला वस्त्र धारण करते हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्र धन आवास बराबर छात्रावास, प्रयोग धनशाला बराबर प्रयोगशाला, तो ये सब हो जाएगा। अगला कि हिंदी की पहली सावक या फिर बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, वर्ष 1931 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है आपका वो है खेल, और इसमें औना प्रत्यय लग गया तो ये हो जाएगा खिलौना, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा खेल। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? तो रस्सी को सांप समझ लेना एक प्रकार का भ्रम है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा आपका भ्रम। अगला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? पद से ऊपर उठाने को कहा जाता है पदोन्नति, और पद से नीचे उठाने को कहा जाता है पदावनति, यानी पद की अवनति होती है ना कि उन्नति, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को कब लागू करवाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, 1835 में। बी आंसर राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर को। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है शब्द विचार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शब्द विचार। रंच मात्र भी अभिमान न था, रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? इसका मतलब है रंच मात्र यानी कि जरा सा भी अभिमान नहीं था, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जरा सा भी अभिमान नहीं था। परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, वह अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो इसमें किसमें त्रुटि है यानी कि गलती किसमें है ये बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, लगता है कि, ये गलत है। लगता है कि नहीं, लगता है कि होना चाहिए था, तो ना यहाँ पे की नहीं कि होना चाहिए था। भूडोल का अर्थ क्या है? भूडोल का मतलब होता है जल जला, तो सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, जल जला। वेदों की संख्या कितनी है? तुम जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा लग रहा है।
तो वेदों की कुल संख्या 4 है, बी उत्तर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, सोने की कीमत में उछाल आया गलत है, इस भाग में ही त्रुटि है। आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया, ये आपका शुद्ध रूप होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। महाराजा जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वह प्रसन्नता से चले गई। तो अगर आप इनको मिलाओगे तो सबसे पहले देखिए महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उसके बाद आ जाएगा महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, इस तरीके से बने गए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वह प्रसन्नता से चले गए। तो CBAD यानी ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। ये वाक्य दिया गया है और इसको एक सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, चेक कीजिए, इसमें पहले होगा दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। फिर देखिए श्रृंगामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। इसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। तो राइट होगा DBCA, बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाए। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया के उपन्यास के लेखक हो जाएंगे शिवपूजन सहाय, राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर शिवपूजन सहाय। अगला आपके सामने कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति जो है किस विद्वान की है? तो ये पंक्ति जो है ये रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी, सी उत्तर परफेक्ट हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। भारत की खोज किसकी कीर्ति है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की। कादंबरी किस लेखक की रचना है? तो कादंबरी जो है बाणभट्ट की रचना हो जाएगी, सी आंसर राइट हो जाएगा आपका बाणभट्ट। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा वाला बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कुमार संभवम के रचयिता जो हैं ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो परफेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर अंधा युग, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सभी जो हैं ये मुक्तिबोध की ही रचनाएं हैं। अगला देख लीजिए, लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर पैसाची से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर महाराष्ट्र अपभ्रंश से, बी उत्तर राइट हो जाएगा। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर भोजपुरी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी को। असम में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी असमिया भाषा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा असमिया भाषा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर मलयालम, ये नहीं, जबकि ब्रज, भोजपुरी, अवधी ये हिंदी की ही बोलियां हैं, तो मलयालम नहीं है। मेरे भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपके अंदर जीके विषय को लेकर के डर है तो मेरे भाई डर को ख़त्म करने के लिए एक ई बुक आ चुकी है जो स्पेशल जीके के लिए है। अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरे भाई ये ई बुक जो है आपको ये 60% डिस्काउंट के साथ मिल रही है, और ये जो ई बुक है ये 99 के, बट ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा करके इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन के, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रेटेजी के पूरे 5000 से अधिक क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है। तो अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर
8948667652, 8948667652 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। यहीं से आपको यही बुक मिल जाएगी और इसी बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस दिए गए नंबर को नोट कीजिए और इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो आपको यहाँ से डेमो पेज भी देखने को मिल जाए। अगला है कि यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। देखिए, पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां होती हैं, तो इसमें कहा जाए तो बुंदेली नहीं है, बल्कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही है। तो राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेली का क्षेत्र हो जाएगा बी आंसर, झांसी जालौन दतिया, बी उत्तर राइट हो जाएगा। मेवाती किस वर्ग की बोली है? मेवाती जो है किस वर्ग की बोली है? तो ये हो जाएगी राजस्थानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, राजस्थानी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, सौराष्ट्र ये द्रविड़ भाषा नहीं है, बल्कि तेलुगु तमिल मलयालम ये द्रविड़ भाषा ही है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी आपका ये पूर्वी हिंदी है, बाकी सब पश्चिमी है। नेक्स्ट है कि इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो ये हो जाएगी संस्कृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा इसमें हो जाएगी कन्नड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, कन्नड़। अगला है कि मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही जो है बिहार में बोली जाती है सबसे ज़्यादा, सी आंसर राइट हो जाएगा आपका, बिहार में। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें हो जाएगी आपकी सी आंसर, कन्नौजी। सी आंसर राइट हो जाएगा, कन्नौजी। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, पैसाची अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पैसाची अपभ्रंश। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, पूर्वी हिंदी है अवधि, बाकी भोजपुरी, मैथिली और मगही ये जो है आपकी बिहारी हिंदी है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, खड़ी बोली। अगला है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, तेलुगु। ये हिंदी भाषा नहीं, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मलयालम ये नहीं है, बाकी सभी हैं। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया जाता है? हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हिंदुस्तानी भाषा। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जो प्रयोग हुआ है वो है वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट देख लीजिए। अगला है कि गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो गुजरात की भाई गुजराती ही होगी, सी उत्तर राइट हो जाएगा, गुजराती। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली का केंद्र जो है रीवा में माना जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा, रीवा। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, बघेली बोली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, बघेली। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, असमी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, असमी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्धमागधी। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। अगला कि इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, मगही। अगला है कि इनमें से हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हो जाएगी बहुरूपीय भाषा परिवार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है?
प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वी आंसर प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर बंगला भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा काव्य भाषा। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, जबकि अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खड़ी बोली या फिर कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर उत्तरी पूर्व, उत्तरी डूब करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर उत्तरी डूब। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का जो काल है यह है 500 से 1000 ईस्वी तक, बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर मगही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मगही। वीडियो को पॉज करिए, अपभ्रंश उपभाषा और बोलियों को आप देख लीजिए। अगला है कि इनमें से कौन सी बोली ट वर्ग बहुला के अंतर्गत आती है? ट वर्ग बहुला का मतलब होता है कि कौन सी बोली में अधिकतर लोग ट लगाते हैं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मालवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मालवी। द्रविड़ भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो द्रविड़ भारत की जो भाषाएं हैं द्रविड़ परिवार की हो जाएंगी, ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर बघेली का नहीं हुआ है, बाकी सभी हैं। इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार की शाखा है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर अर्मीनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्मीनी। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत जो है आपका ये हो जाएगी आर्य परिवार की भाषा, बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्य परिवार की भाषा। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट देख लीजिए, वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? वनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी आंसर इनमें से कोई नहीं। वनाफरी जो है बुंदेली की उपबोली है, बुंदेली की। नेक्स्ट है कि पाली भाषा के सबसे पहले वैयाकरण कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर कंचायन, करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चायन। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? निबट्ठा जो है ये हो जाएगी बघेली की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बघेली। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर पूर्वी हिंदी से है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर 1000 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1000 ईस्वी से। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये सब जो हैं ये आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में, सी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी है, बाकी सभी पश्चिमी हिंदी हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर छत्तीसगढ़ी। अगला देख लीजिए, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राचंड अपभ्रंश से, राइट हो जाएगा डी आंसर। कौरवी किस बोली को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है, तो ए आंसर राइट होगा। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? तो ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर पूर्वी हिंदी। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत जो है किस परिवार की भाषा है? अगला सवाल है आपके सामने, सॉरी इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आर्य परिवार की भाषा है। अगला सवाल है पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो पाली भाषा को मागधी भी कहा जाता है, डी उत्तर राइट हो जाएगा मागधी। अगला देख लीजिए, हड़ौती बोली है कहाँ की? हड़ौती बोली जो है आपका ये हो जाएगी पूर्वी राजस्थान की, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर पूर्वी राजस्थान। कशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, बनारस की बोली को कछका कहा जाता है, डी आंसर राइट हो जाएगा। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मागधी से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, बुंदेली पहाड़ी नहीं है, जबकि कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली पहाड़ी है। साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल आपके सामने, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सी है? तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी होती है, तो अवधी हो गई लेकिन ब्रजभाषा नहीं, बघेली हो गई लेकिन मगही नहीं, छत्तीसगढ़ी हो गई लेकिन गढ़वाली नहीं, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, तुलु। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, तुलु भाषा। अवधी किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया पूर्वी हिंदी से है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, पूर्वी हिंदी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, खासी जो है द्रविड़ परिवार की नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एशियाई परिवार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, यहाँ पर मालवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, मालवी। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बघेली का जो प्रमुख क्षेत्र है ये है मिर्जापुर। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर आपका, मिर्जापुर। नेक्स्ट है आपके सामने की भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भाई इसमें से कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में हिंदी नहीं बोली जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार में हिंदी बोली जाती है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, तो डी उत्तर राइट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला देखिए, असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। ये नहीं अगर नहीं लगा होता तो ये सही हो जाता है, तो पहला ही इसमें गलत है, बाकी सही है, चेक कर लेना एक बार आप। अगला है कि इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, हरदोई में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार से। हिंदी आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार। तो ये कुल मिलाकर के 5 प्रकार के भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, बिहार में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर अपभ्रंश भाषा जो है ये हो जाएगी आर्य परिवार की भाषा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, तेलुगु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, तेलुगु। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बाकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये सभी पश्चिमी हिंदी है, तो ए आंसर राइट होगा। इनमें से ठूंठाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ठूंठाड़ी को इनमें से क्या कहा जाता है? जयपुरी भी कहा जाता है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, जयपुरी। देखिए जयपुरी पूर्वी राजस्थानी भी है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी है, मेवाती उत्तरी राजस्थानी है और मालवी दक्षिणी राजस्थानी है। आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? आत्मजयी काव्य के लिए व्यास सम्मान जो है कुंवर नारायण को दिया गया, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, मराठी नहीं है, बल्कि जो मलयालम, तेलुगु, तमिल दिए गए हैं ये द्रविड़ परिवार है। मराठी जो है आपकी महाराष्ट्री अपभ्रंश से है। अगला है कि कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा मैथिली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है?
सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, कुमाऊनी जो है पहाड़ी है, बल्कि जो मगही है, बघेली है, भोजपुरी है, ये पहाड़ी नहीं है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है कोसली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, कोसली। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, देवनागरी लिपि में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कहने का मतलब है कि भारत के किस राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ से सवाल जो भी मैंने पढ़ाए हैं, इसके अलावा जो मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, सारे सवाल आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लेना, ठीक है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो राइट हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में। बी उत्तर राइट होगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। बी उत्तर राइट हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल देख लीजिए। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, तो हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, संस्कृत की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी आंसर, दूसरा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, दूसरा। पहले जो है वो है मंदारिन भाषा। अगला है आपके सामने कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा जो है आपका ये हरियाणा में ज़्यादा बोली जाती है। ए आंसर राइट हो जाएगा, हरियाणा में। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। सी उत्तर, सॉरी डी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, बोली। कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बदले वाणी, ये जो है बोलियों के स्वरूप को बदलता रहता है, इसके संबंध में ही कहा गया है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। सी आंसर राइट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, परिचर्चा। ये मौखिक रूप है, बाकी सभी लिखित हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जो है आपका किस जिले में बोली जाती है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी आंसर, फर्रुखाबाद में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, सौरसेनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, बंगाली भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बंगाली भाषा। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, कुल्लई के लिए नहीं होता है, बल्कि फ्रेंच और स्पेनिश और जर्मन के लिए होता है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो ये हो जाएगी हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बघेली जो है बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, बांगरू। ये नहीं है, हरियाणा की बोली है, बल्कि मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, ये जो है मध्य प्रदेश के ही संबंधित हैं। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राघड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। अगला देख लीजिए। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो ये हो जाएगी राजभाषा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, राजभाषा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है लिपि। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, लिपि। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा सी आंसर, वैदिक संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में बोली जाने वाली भाषा जो है ये है ब्रज भाषा। डी उत्तर राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा।
देख लीजिए, खड़ी बोली और कौरवी जो है ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है खड़ी बोली या फिर कौरवी बोली। अवधी जो है अयोध्या, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा इन सभी में अवधी बोली जाती है। और बांगरू या हरियाणवी जो है हरियाणा राज्य में बोली जाती है। राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियाँ शब्द क्या है? तो बोलियाँ बोली जाती हैं, बोलियाँ जो है आपका ये हो जाएंगी स्त्रीलिंग, तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा खड़ी बोली से। अगला देख लीजिए, लौकिक, संस्कृत और डैश अप्रभंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो लौकिक, संस्कृत और पाली और प्राकृत, लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत अप्रभंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अप्रभंश, फिर अवहट और फिर हिंदी का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, 1000 ईस्वी से अब तक जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अप्रभंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अप्रभंश। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, देवनागरी लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। देख लीजिए, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का भी नाम देते हैं। खरोष्ठी लिपि ये प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाज गढ़ी व मनसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में जो प्राचीनतम नमूना प्राप्त है वो खरोष्ठी लिपि का ही प्राप्त है। तो ये टोटल आपके थे 368 पेज हिंदी के, और 368 पेज को मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। और ये 257 सवाल थे आपके विविध के, ये पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। इसमें आपका पूरा का पूरा यानी संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको एक अच्छे टाइटल दे सकते हैं कि पूरी बुक ख़त्म। अब आप इसका एक अच्छा टाइटल दे सकते हैं कि पूरी बुक ख़त्म। और मेरे भाई इसमें कितनी मेहनत लगी है ये तो मैं ही जानता हूँ। मेरे भाई अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे ही कोई न्यू क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी कहीं कोई डाउट है या कहीं कोई भी गलती हुई है तो मेरे भाई माफ़ कर देना। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं और आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। कहीं कोई सुझाव देना है तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम सुधार कर सकें। बाकी मेरे भाई मेरी मेहनत आपको कैसी लगी इस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो माफ़ जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी इसमें प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल जो प्रश्न थे आपके वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4150 प्रश्न आपके टोटल थे, तो 4150 प्रश्नों को मैंने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बस मैंने छोड़ा क्या है, जो आपका अपठित गद्यांश था और जो पद्यांश था, अपठित गद्यांश और पद्यांश वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी इजी टॉपिक था, तो उसमें बहुत टाइम आपका लगता और उसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं था। वो काफ़ी ईजी टॉपिक होता है। तो मेरे भाई मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल यह है कि इसके बाद आप किस सब्जेक्ट यानी कि इसके बाद आप कौन से विषय का मैराथन क्लास पाना चाहते हैं, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं उसकी भी मैराथन आपके लिए लेकर आऊँगा। जिस भी विषय का आप पाना चाहते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।